दोस्तों, आज हम बाजार की बात करेंगे। और एक बात बताएं, क्या आपके इन्वेस्टर बाजार के गिरने से चिंतित हैं? क्या कहेंगे आप? हाँ या ना? यस सर। हम्म। यस सर, चिंतित यस। हैं? या बहुत या चिंतित है, बहुत हाँ चिंतित सर। है। अगर आपके निवेशक बाजार के गिरने से चिंतित हैं तो ये बात सही साबित होती है कि इंसान बेईमान होता है। कैसे? जब हमने निवेश किया था, हम में से कितने लोग नहीं जानते थे कि बाजार कभी भी गिर सकता है और बाजार गिरता है और चढ़ता है? हम सब जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो वही तो हुआ है जो हम जानते हैं। हम्म। तो उसमें चिंता क्यों होना? तो एक बात हमेशा याद रखिए कि इंसान बेईमान होता है, और सबसे ज्यादा वो खुद से बेईमान होता है। ये मैं नहीं कहता, मेरे गुरु हैं। मेरे गुरु मतलब द्रोणाचार्य, जैसे मैं एकलव्य हूं, उनसे कभी मिला नहीं हूं। नाम डे नेरेली है। वो कहते हैं कि ऑनेस्टली स्पीकिंग ह्यूमंस आर डिसऑनेस्ट। तो बाजार के गिरने पर चिंता क्यों होती है? बाजार के गिरने पर चिंता इसलिए होती है कि बाजार वो नहीं कर रहा है जो आप चाहते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आप जो चाहते हैं वही होते रहना चाहिए। आइए इस बात को समझते हैं कि जो आप चाहते हैं वही होते रहना क्या आपके हित में है। ये समझना बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान की एक खास बात बताता हूं दोस्तों मैं आपको, और बड़ी खूबसूरत बात है। मुझे नहीं मालूम हिंदुस्तान के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके पास इतनी अक्ल कहां से आई। दुनिया के किसी पॉलिसी मेकर में ऐसी अक्ल नहीं है। और वो ये है कि हम पता नहीं क्यों खतरों को भांपते हैं और उसके हिसाब से एक्सपोजर नहीं लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल दूंगा मैं आपको। हिंदुस्तान में अभी भी फुल रुपी कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। फुल रुपी कन्वर्टिबिलिटी का मतलब है कि आरबीआई आपको मर्जी से हिंदुस्तान में डॉलर लाने नहीं देता। आरबीआई आपको मर्जी से हिंदुस्तान से रुपया बाहर नहीं ले जाने देता। आपके पड़ोस में आज भी आके अमेरिकन या जापानी या चाइनीज आपका प्लॉट नहीं खरीद सकता है। जापान में ऐसा नहीं है, अमेरिका में ऐसा नहीं है। अब हमने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ये लोग कभी भी आके हमें, अगर हमारी जमीनें खरीदेंगे तो हमें परेशान कर सकते हैं। ये बड़ी खूबसूरत बात है दोस्तों। वैसा ही हमारा बाजार है। हमारे बाजार में सर्किट ब्रेकर्स है, अमेरिका में नहीं होते। अमेरिका में एक एक दिन में बाजार ना 300-300 पॉइंट बढ़ सकता है, 400-400 पॉइंट बढ़ सकता है, 400-400% बढ़ सकता है। हिंदुस्तान में हम केवल 20% बढ़ने की इजाजत देते हैं। और बड़ा शेयर है तो 5% 10% बढ़ने की इजाजत देते हैं। वी आर सर्किट ब्रेकर्स। अब ऐसा क्यों है? इसका कारण यह भी है कि हिंदुस्तान के बहुत से लोग, बहुत से अवाम अभी जानकार नहीं है, फाइनेंशियल लिटरेट नहीं है। मैं दूसरी तरफ चला जाऊंगा, लौट के बाजार की तरफ आता हूं और बाजार के बारे में बात करता हूं। मैं आपको बताता हूं क्या समझदारी हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान में कभी 1989 नहीं आएगा। हिंदुस्तान में कभी 1929 नहीं आएगा। हिंदुस्तान के अंदर कभी भी 70-74 जो हॉलैंड में, नीदरलैंड में हुआ था, वो नहीं आएगा। क्या था ये था दोस्तों बबल क्रिएट होना और बाजार का ऐसा गिरना कि जिंदगी में बाजार लौट के वापस नहीं आता है। 29 में 40 साल लगे थे बाजार को वापस आने में। 1989 में जापान के बाजार को अभी इस साल 34 साल के बाद बाजार वापस उन ऊंचाइयों पर आया है जिन ऊंचाइयों से वो आज से 34 साल पहले नीचे गिरा था। जी हाँ, बाजार का गिरना का आपका स्वागत करना चाहिए दोस्तों। जंगल का नियम है, जंगल में जब किसी भी जानवर की आबादी बेइंतहा बढ़ जाती है ना, तो आप जानते हैं ईश्वर क्या करता है? ईश्वर उस जानवर में बीमारियां फैला देता है और बीमारियों से उसकी आबादी वापस कम हो जाती है। दोस्तों, कोई भी चीज जब तेजी से बढ़ती है उसमें कमजोर शामिल होते हैं। एक एग्जांपल दूंगा, आपको बात समझ में आएगी। एक हाउसिंग लोन देने वाली कंपनी है, उसका आईपीओ आया था। ज्यादा पुरानी बात नहीं है, शायद 2 या 3 महीने पहले की बात है। आप जानते हैं कितने लोगों ने आईपीओ अप्लाई किया था? 90 लाख। 90 लाख। किसी जी। म्यूचुअल फंड के पास 90 लाख यूनिक यूनिक पैन कार्ड नहीं है हाँ, इस एक वक्त। वेबिनार चल रहे थे सर। किसी के पास भी नहीं है 90 लाख। और 3 दिनों में 90 लाख लोगों ने आईपीओ अप्लाई किया। 3.25 लाख करोड़ उन्होंने अप्लाई किया। आप एनएफओ लेके आते हैं ना, 5,000 10,000 करोड़ रुपया लेके आते हैं। 3.25 लाख करोड़ रुपए। आप जानते हैं इसके गर्भ में क्या है, राज क्या है? क्यों इतने लोग आए? वो इतने लोग इसलिए आए हैं, वो 90 लाख लोग इसलिए आए हैं कि उनके मन में कहीं ना कहीं भाव है कि भाव ऊपर ही खुलेगा। ये भाव नीचे नहीं खुल सकता है। जब आपको ऐसा लगता है ना कि भाव ऊपर ही खुलेगा, तो आपके मन का भय समाप्त हो जाता है। और मेरी बात गौर से सुनिएगा, अगर बाजार लगातार बढ़ता रहता है ना, तो लोगों में भय खत्म हो जाता है। जब भय खत्म हो जाता है, विचलन खत्म हो जाता है। जब विचलन खत्म हो जाता है ना, हर कोई बाजार में आता है। और वो आदमी जो विचलन खत्म होने पर बाजार में आता है, वो आदमी जो बाजार में ये सोच के आता है कि बाजार बढ़ता ही रहेगा, बुनियादी तौर पे वो कमजोर व्यक्ति होता है। और जब वो बाजार से जुड़ता है तो बाजार में खतरा खड़ा हो जाता है। बाजार को जरूरी है, अगर बाजार जिंदा रहना चाहता है तो बाजार को जरूरी है कि बाजार में गिरावट आए, क्योंकि बाजार के गिरावट आते ही ये कमजोर भाग जाता है। जी हाँ, वक्त वक्त पे जो बाजार में गिरावट आती है वो बाजार से कमजोर को बाहर करती है। और बाजार के गिरने के बाद भी जो बाजार में टिका रहता है उसको मजबूत कहते हैं, और मजबूत के सहारे बाजार फिर आगे बढ़ने लगता है।
अगर आप एक समझदार निवेशक हैं जो इस बात को स्वीकार करते हैं कि बाजार कभी भी गिर सकता है, बाजार कभी भी बढ़ सकता है, वो ईश्वर को धन्यवाद देता है कि बाजार में गिरावट आई है। लेकिन गिरावट के लिए बहाना तो चाहिए। मैं उस बहाने पे आपके साथ थोड़ी सी बात करना चाहता हूं कि जब बाजार गिरता है तो उसके दो बहाने होते हैं। क्या बाजार जो डर देख रहा है, बाजार जो भय देख रहा है, बाजार जो कारण देख रहा है, वो साइक्लिकल है? साइक्लिकल है मतलब वो आए है और चला जाएगा, या वो स्ट्रक्चरल है? स्ट्रक्चरल का मतलब है क्या वो लंबे समय तक रहने वाला है? अगर आप मेरे साथ में, मेरी बातों को आपने ध्यान से सुना होगा, 3-4 महीने पहले मैं एक वर्कशॉप भी कर रहा था, उसमें साफ साफ मैंने कहा था कि आने वाले समय में कंपनियां अच्छा नहीं करेगी, आने वाले समय में कंपनियों का रेवेन्यू अच्छा नहीं होगा, आने वाले समय में हमारी ग्रोथ रेट्स कम हो सकती हैं, और वो हुई हैं। अब मैं आपको बताता हूं हमारी ग्रोथ रेट के साथ क्या हुआ है। दोस्तों, जब भी हमारे सामने कुछ परेशानी आती है तो हम कुछ कदम उठाते हैं, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब परेशानी दूर हो जाती है तो जो कदम हमने उठाए हैं वो हमें बंद कर देने चाहिए। जब आप बीमार होते हैं तो डॉक्टर आपको दवाई देता है, और जब डॉक्टर आपको दवाई देता है ना, तो ठीक होते ही धीरे धीरे डॉक्टर कहता है कि अब आप दवाई बंद कर दीजिए। आपने कभी देखा है कि बीमार आदमी ठीक होने के बाद भी दवाई खाता रहता है? ऐसा कभी नहीं होता है। पर न जाने क्यों हमारी सरकारें ये करती हैं, और हर बार करती हैं और बार बार करती हैं। हमारी सरकारें नहीं सीखती हैं, अपनी गलतियों से भी नहीं सीखती हैं, और वो तभी सीखती हैं जब बाजार में गिरावट आती है। कोविड आया, कोविड में सरकार को लगा कि हमें देश के गरीब नागरिकों की मदद करनी चाहिए। अच्छी बात है, क्योंकि उनकी नौकरी चली गई थी, उनका काम धंधा बंद हो गया था, जो रोजाना काम करते थे उनके पास आमदनी खत्म हो गई थी। तो जरूरी था कि सरकार उनकी मदद करे, और सरकार ने उनकी मदद करनी शुरू की, उनके खाते में पैसे डालना शुरू किया, उनको घर में भोजन मुहैया करना शुरू किया। 90 करोड़ लोगों को सरकार ने सहायता की, 90 करोड़ लोगों के खाते में सरकार ने पैसा डाला। ये अच्छी बात थी, जरूरी था। लेकिन उसके बाद चुनाव होते हैं, सरकार चुनाव जीतती है, और विश्लेषण ये होता है कि सरकार को चुनाव में फायदा इसलिए हुआ कि सरकार ने लोगों की मदद की थी, और सरकार को संदेश ये जाता है कि ये मदद हम देते रहेंगे, अगले 6 महीने और देंगे, अगले 6 महीने और देंगे, और 6 महीने करते करते हालत ये हो गई है कि अब हमने उसको परमानेंट कर दिया है। हर हर सरकार का जो चुनाव हो रहा है, हर राज्य सरकार का जो चुनाव हो रहा है, वो राज्य सरकार आपके खाते में 1500 रुपए, 1800 रुपए, 21 रुपए डालने का वादा करती है। इस वक्त आपकी सब्सिडीज आपके जीडीपी की 2% होने को आई है। 14 राज्यों ने पिछले 4 साल में, 14 राज्यों ने इस तरह की मदद करने की बात की है। और अभी दिल्ली का चुनाव हो रहा है, दिल्ली के चुनाव में फिर तीनों पार्टियों ने यह वादा किया है कि अगर हम जीत के आए तो आपके खाते में 21 रुपए डालेंगे। ये जो हो रहा है ना दोस्तों, ये ठीक नहीं है। लेकिन ये ठीक नहीं है, सरकार मानती नहीं है। तब तक नहीं मानती है जब तक कि आपकी जीडीपी आपको खबर नहीं देती है कि आपकी ब्लड रिपोर्ट अच्छी नहीं है। अब मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूं। मैंने ये भी देखा है अपने जीवन में, जब भी ब्लड रिपोर्ट खराब आती है, जब भी डायबिटीज होती है, जब भी बीपी बढ़ जाता है, डॉक्टर की कही बात आप मानते हैं और मॉर्निंग वॉक शुरू करते हैं। सरकारें भी यही करती है। मैंने हमेशा देखा है हिंदुस्तान में, जब भी जीडीपी ग्रोथ पे गिरावट आती है, सरकार का जो अगली पॉलिसी होती है वो हमेशा अच्छी होती है। मैं यकीनन आपको कह सकता हूं, इस वक्त 7 तारीख की मॉनेटरी पॉलिसी, 7 फरवरी की मॉनेटरी पॉलिसी और 1 तारीख का बजट हिंदुस्तान का बहुत अच्छा होने वाला है। क्यों अच्छा होने वाला है? क्योंकि हमारी ब्लड रिपोर्ट अच्छी नहीं आ रही है, और इस तरह के फैसले लिए जाएंगे जो कि हमारे बाजारों को, हमारे व्यापारी को बहुत मदद करेगी। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हुआ क्या है, प्रॉब्लम कहां हुई है। अगर आप ध्यान से आरबीआई को देखें, आरबीआई ने फैसला किया था 2022 में कि रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया है। इससे दुनिया भर में महंगाई यकायक बढ़ी है। हिंदुस्तान को उस महंगाई से बचाना होगा, और हिंदुस्तान को उस महंगाई से बचाने के लिए सरकार, आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ा दिया। कौन से इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया? शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाया। दोस्तों, दो तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक जो आरबीआई तय करती है, एक जो बाजार तय करता है। जो बाजार तय करता है उसको बॉन्ड बाजार का यील्ड कहते हैं। बॉन्ड यील्ड आपने शब्द सुनते होंगे, बॉन्ड यील्ड, वो बॉन्ड बाजार तय करता है। एक है इंटरेस्ट रेट जो आरबीआई तय करती है। तो आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट तय किए, और मैं आपको याद दिलाता हूं कि जनवरी 2022 में 3 महीने की जो ब्याज दरें थी, ब्याज दरें नहीं, बॉन्ड यील्ड्स थी, वो 3.5% के आसपास थी, और वो बढ़ा के उन्होंने 6.5% कर दी। ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। तो आपने 3 महीने की ब्याज दरें 6.5% के आसपास कर दी। अब जब आप 6.5% ब्याज दरें करते हैं, आप जानते हैं क्या होता है? एक व्यापारी होता है जो क्या करता है, शॉर्ट टर्म में उधार लेता है, लॉन्ग टर्म में उधार देता है। जैसे आपको स्कूटर उधार देने वाला आदमी, कोई भी फाइनेंस कंपनी जो आपको स्कूटर खरीदने पे लोन देती है, फ्रिज खरीदने पे लोन देती है, मोबाइल खरीदने पे लोन देती है, वो क्या करती है? आपको साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल का लोन देती है, और वो 1 महीने, 2 महीने ब्याज पे पैसा उठाते हैं। क्योंकि कम कम अवधि का ब्याज कम होता है, उसको कम ब्याज पे बाजार से पैसा मिलता है। लंबी अवधि का ब्याज ज्यादा होता है तो आपसे उसको ब्याज ज्यादा मिलता है, और बीच का अंतर उसका फायदा होता है।
इस वक्त हिंदुस्तान में क्या हो गया है? इस वक्त हिंदुस्तानी व्यापारी चाहता है कि ब्याज कम होना चाहिए। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि बॉन्ड बाजार में जो 7.5%, 7.25% की 10 साल की बॉन्ड डील हुआ करती थी, वो 6.7% हो गई है। तो बॉन्ड बाजार ये कहता है कि ब्याज दरें कम होनी चाहिए, पर आरबीआई ने अभी तक जो दवाई दी थी वो खत्म नहीं की है। 2 साल से युद्ध चल रहा है, अभी भी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, दुनिया भर में महंगाई कम हो गई है, पर हिंदुस्तान के आरबीआई को लगता है कि नहीं, अभी भी हमें वो दवाई देते रहना है। और आरबीआई ने अभी तक उसको कम नहीं किया है। आरबीआई 6.5% का ब्याज बैंक को देती है, 3 महीने का, 1 महीने का, 15 दिन का, जिसको आप रेपो कहते हैं। अब इसमें हुआ क्या? इसमें हुआ यह है कि व्यापारी के पास अवसर खत्म हो गया है ज्यादा लाभ कमाने का। और जो हमारी क्रेडिट ग्रोथ है, जो लोग उधार लेके खर्च करते हैं, व्यापारी उधार लेके व्यापार करता है, जो 19%, 18% चल रही थी पिछले 3 सालों से, वो 11% रह गई है। जितनी क्रेडिट ग्रोथ होगी ना, उतनी ही नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगी, आप कभी भी देख सकते हैं। इस वक्त हिंदुस्तान के व्यापारी के पास ज्यादा मुनाफा कमाने का अवसर नहीं है। आपके 3 महीने का ब्याज 6.7% है, आपके 2 साल का ब्याज 6.8% है, आपके 10 साल का ब्याज 6.85% है। बताइए, सीधी रेखा है। जब तक ये रेखा अपवर्ड नहीं होगी, तब तक इस तरह की स्थिति बनी रहेगी। अब मैं आपको बताता हूं आरबीआई क्या करेगी। 7 तारीख को आप खबर सुनेंगे, 7 फरवरी को। 5 काम में से एक काम आरबीआई जरूर करेगी, या पांचों काम करेगी। एक काम जिसका सबसे कम कम मैं मानता हूं कि करेगी, वो है रेपो रेट को कम करना। शायद आरबीआई रेपो रेट कम ना करे, कर भी सकती है। दूसरा काम वो करेगी कि सीआरआर में और कमी कर सकती है, इसकी भी संभावनाएं कम है। अभी सीआरआर में जब कमी की थी, अगर आपको याद हो, महीने भर पहले मैंने कहा था आरबीआई का ये कदम ठीक नहीं है, फायदा नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई ने स्टैंडिंग फैसिलिटी में 6.5% का ब्याज दे रखा है। और आप लौट के जाइएगा, इस मीटिंग के बाद आप लौट के जाइएगा, आप देखेंगे कि सीआर खत्म करने के दिन हिंदुस्तान का 3 महीने के बॉन्ड यील्ड 6.49 था, आज 6.6% है। वो बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तीसरी चीज आरबीआई कर सकती है कि लिक्विडिटी बढ़ा सकती है। अब आरबीआई की लिक्विडिटी बढ़ाने का एक तरीका है, उस तरीका का मतलब होता है बॉन्ड को खरीदना। आरबीआई बॉन्ड खरीद सकती है, जिसको आप क्वांटिटेटिव ईजिंग कहेंगे। पर हिंदुस्तान में आरबीआई क्वांटिटेटिव ईजिंग करने में घबराती है, तो वो क्वांटिटेटिव ट्विस्ट कर सकती है। ट्विस्ट का मतलब क्या है? वो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड को खरीदेगी। जब वो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड को खरीदेगी, तो लॉन्ग टर्म के बॉन्ड की डिमांड बढ़ जाएगी, इससे लॉन्ग टर्म का ब्याज बढ़ जाएगा। और वो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड को बेचेगी। तो नया पैसा नहीं दे रही है, लेकिन छोटे बॉन्ड को बेच रही है, बड़े बॉन्ड को खरीद रही है। इसको ट्विस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होगा कि लंबी अवधि का ब्याज बढ़ जाएगा और छोटी अवधि का ब्याज कम हो जाएगा। और हमारे शॉर्ट टर्म के ब्याज दरों में और लॉन्ग टर्म के ब्याज दरों में अंतर खड़ा हो जाएगा, और वो अंतर खड़ा होते ही व्यापारी के पास मुनाफे के अवसर शुरू हो जाएंगे। 7 तारीख को सर आरबीआई के कदम बढ़ाने की संभावना बहुत ज्यादा है। और चौथी चीज, आरबीआई जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं बैंकों के ऊपर ज्यादा ज्यादा कर्ज देने की, वो थोड़ा कम करने की कोशिश करेगी। मैं आपको एक सलाह दूंगा, अगर आपके पास वक्त हो। दिसंबर में एक रिपोर्ट आई आरबीआई को, जिसको वो बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, एफएसआर, वो रिलीज की है। उसमें आरबीआई की चिंता है। और आरबीआई की चिंता क्या है? आरबीआई की चिंता यह है कि जो लोग कर्ज ले रहे हैं, छोटे लोग जो कर्ज ले रहे हैं, वो बहुत ज्यादा कर्ज ले रहे हैं। और ये चिंता का विषय है। ये चिंता का विषय क्यों है? हिंदुस्तान में दो तरह के लोग हैं जो कमजोर लोग हैं। एक जो सोना उधार रख के ब्याज लेते हैं, ब्याज पे पैसा लेते हैं। दूसरा जो क्रेडिट कार्ड पे ब्याज पे पैसा लेते हैं। इन दोनों के ही डिफॉल्ट पड़ रहे हैं, डेलिंक्वेंसीज बोलते हैं इसको। और जब भी इन दोनों के डिफॉल्ट बढ़ते हैं, तो समझ जाइए कि छोटे तबके के लोगों की आमदनी पे प्रेशर है। अब ये आमदनी पे प्रेशर क्यों है? क्योंकि व्यापारी के पास में मुनाफा बढ़ाने की, व्यापार बढ़ाने का अवसर नहीं है, तो रोजगार नहीं है। और रोजगार कम होने से जीडीपी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। तो आप देखिए, आप एक विशेष सर्कल में हैं, इस सर्कल से आपको बाहर आना है। इस सर्कल से बाहर आने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़नी चाहिए। तो जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ने का काम सरकार कैसे करती है, ये 1 तारीख के बजट में आपको नजर आएगा। तो थोड़ा सा मैं आपसे वो बात करता हूं कि 1 तारीख के बजट में सरकार क्या कर सकती है। ध्यान से आप देखिएगा, सरकार को आपको मूड अच्छा करना है। मूड अच्छा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाजार में जो कुछ होता है, व्यापार में जो कुछ होता है, उसके अंदर ब्याज दरें तो काम करती है, पर ज्यादा काम यह करता है कि आपका मूड कैसा है। इस वक्त हिंदुस्तान के लोगों का मूड थोड़ा अच्छा नहीं है। मूड थोड़ा अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदुस्तान का आम आदमी ये देखता है कि मैं जो कर अदा कर रहा हूं, वो कंपनी जो कर अदा करती है उससे ज्यादा है। आजाद हिंदुस्तान में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ दोस्तों। आपका पर्सनल इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा हो गया, ऐसा कभी नहीं हुआ। कॉर्पोरेट व्यापारी से जो टैक्स ले रही है सरकार, उससे ज्यादा आम आदमी टैक्स दे रहा है। ये एक अच्छी मैसेजिंग नहीं है।
क्या सरकार आपको थोड़ी रियायत कर पे किसी तरह से दे सकती है? वो भले ही बड़ी ना हो, सिर्फ संदेश भी अगर आएगा ना, तब भी आपका मूड अच्छा होगा। दूसरा, सरकार ये करेगी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, 3 चीजें बजट में आप देखिएगा। पहली चीज, सरकार अगर आपसे वादा करती है कि हम फिजिकल डेफिसिट को आगे और कम करेंगे। दूसरी चीज, सरकार कहती है कि हम प्राइमरी डेफिसिट को और कम करेंगे। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि सरकार जब भी उधार लेके ब्याज चुकाती है, कभी कभी सरकार की आमदनी इतनी कम होती है कि जो उधार का ब्याज चुका रही है उसके लिए भी उधार लेती है। उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। मतलब आपने पहले उधार लिया है, 100 रुपए का उधार लिया है, 100 रुपए पे आपको 10 रुपए का ब्याज अदा करना है। वो ब्याज अदा करने के लिए आप एक नया उधार लेते हैं, उसको प्राइमरी डेफिसिट कहते हैं। अगर इस बजट में सरकार प्राइमरी डेफिसिट को और कम करने का वादा करती है, ये बाजार के लिए एक बहुत अच्छी खबर होगी। और तीसरा होता है कि सरकार के जो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। अगर सरकार ये कहती है इस बजट में कि मैंने अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ने की रफ्तार धीमी की है और कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की रफ्तार बढ़ा दी है, मतलब मैं ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करूंगी, तो ये बाजार को और अच्छा लगेगा। अगर सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर का एक काम कर देती है, आप देखना यकायक बाजार का मूड बदल जाएगा। मेरा यह मानना है कि 8 फरवरी के बाद इस बाजार का मूड आपको बदला बदला नजर आएगा। ये इंटरनल बात मैंने आपके साथ में की। अब मैं जल्दी से एक्सटर्नल बात आपके साथ में करना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के बाहर क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के बाहर दुनिया दिल थामे एक बात का इंतजार कर रही है कि एक आदमी जो 20 तारीख को गद्दी पे बैठेगा, क्या वो करेगा जो वो बातें कर रहा है। अब बहुत से लोगों को उम्मीद है कि राजा बनने से पहले लोगों को इमोशनली चार्ज करने के लिए आप बहुत सी बातें कहते हैं, पर जब आप गद्दी पे बैठते हैं उसके बाद वो बातें नहीं करते हैं, क्योंकि इन बातों से इकोनॉमी को लाभ नहीं होता है। ट्रंप साहब ने कुछ बातें कही हैं जिससे दुनिया घबराई हुई है। पहली बात उन्होंने कही है कि कनाडा अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए। ये कुछ ऐसा ही है कि हिंदुस्तान ये बोले कि बांग्लादेश हिंदुस्तान का हिस्सा होना चाहिए। अब ये बात सुनने में अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। क्या ये बात उसके बाद भी वो कहते रहेंगे? उन्होंने ये कहा कि मैं ग्रीनलैंड को खरीदना चाहता हूं, ग्रीनलैंड अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, उनको पैसा चाहिए तो मैं पैसा देने के लिए तैयार हूं। वो कहते हैं जो पनामा पनामा सुएज कैनाल पनामा कैलान कैनाल है, वो वापस अमेरिका के स्वामित्व में होनी चाहिए। अब आज के जमाने में अगर कोई व्यक्ति इस तरह की बातें करता है तो उससे क्या लगता है कि आपसी देशों में रंजिश बढ़ेगी, और जब देशों में रंजिश बढ़ती है तो ट्रेड को नुकसान होता है। जब ट्रेड को नुकसान होता है तो सौदे एक्सचेंज का नुकसान होता है। जब एक्सचेंज का नुकसान होता है तो दुनिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कम होती है। चिंता नंबर एक। चिंता नंबर दो, उन्होंने कहा है कि मैं मैक्सिको और चीन, या चीन से खरीद कर मुझे एक्सपोर्ट करने वाले दुनिया में जितने भी देश हैं उनमें 100% टैरिफ लगा दूंगा। अगर वो चीन पे 100% टैरिफ लगाते हैं तो चीन और अमेरिका के बीच में द्वंद्व बढ़ेगा। और हम सभी जानते हैं कि दुनिया के सबसे दो ताकतवर देश हैं, और जब दो ताकतवर लोग लड़ते हैं तो आसपास के वातावरण को नुकसान होता ही है। पर यहां मैं रुक के आपको एक बात कहता हूं, वो कल के लड़े आज लड़े, हमें कोई नुकसान नहीं है। बचपन में मैंने कहानी पढ़ी थी कि जब दो बिल्लियां लड़ती है तो बंदर रोटी खाता है। आपने पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? भले ही शॉर्ट टर्म में हिंदुस्तान को कमजोरी या नुकसान हो जाए, लॉन्ग टर्म में हिंदुस्तान को बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। चीन से कोई भी रंजिश अगर बढ़ती है तो हिंदुस्तान के एक्सपोर्ट को इजाफा होगा और हिंदुस्तान को बेहतर आमदनी आने वाले समय में मिलेगी। तो ये मेरे लिए चिंता की बात नहीं है, बहुत से लोगों को शॉर्ट टर्म में हो सकती है, बहुत से लोगों को दुनिया में हो सकती है। तीसरी चीज उन्होंने कहा है कि अक्रॉस बोर्ड वो टैरिफ लगाएंगे। अगर वो अक्रॉस बोर्ड टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिका में महंगाई आएगी, और महंगाई आने की वजह से वहां पर ब्याज दरें बढ़ेंगी। एक खूबसूरत बात आप देख रहे होंगे अमेरिका में जो हो रही है, फेडरल रिजर्व ब्याज दरें कम कर रहा है, पर वहां बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। और वो बॉन्ड यील्ड बढ़ने से ही एफआईआई आपके पास रहना नहीं चाहता है, क्योंकि एफआईआई को 0.5% ब्याज अमेरिका में मिल रहा है, हिंदुस्तान में 0.7% ब्याज है। मतलब हिंदुस्तान का ब्याज अमेरिका के ब्याज से केवल 2% ज्यादा है, पर रुपया 4% टूट रहा है। तो अगर वो हिंदुस्तान में रुपया रखता है तो उसको 2% का नुकसान होता है। इसलिए वो इस वक्त अमेरिका से निकल के इंडिया में रहना नहीं चाहता है। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने देश से निकल के जब आपके पास में आता है ना, तो ज्यादा कमाने के लिए आता है, कम कमाने के लिए नहीं आता है। और एक दूसरी बात बताता हूं, ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि वहां पर ब्याज दरें बढ़ रही है तो डॉलर मजबूत होता है। आंशिक रूप से जब भी किसी देश पे ब्याज दर बढ़ती है तो शॉर्ट टर्म में वहां की करेंसी मजबूत होती है। आज से ठीक 3 महीने पहले डॉलर DXY 102 था, जो बढ़ के आज 109 हो गया है। इसका मतलब है दुनिया की करेंसीज के सामने डॉलर 7% मजबूत हुआ है।
जब भी डॉलर मजबूत होता है तो अमेरिका में ही पैसा रखना चाहता है। और तीसरी चीज ये है कि अगर किसी ने हिंदुस्तान में 2 साल पैसे पहले पैसा डाला है, अमेरिका के किसी नागरिक ने, उसका $100 बढ़ के $128 हो गया है। लेकिन अगर यही पैसा उसने अमेरिका में रखा है तो पिछले 2 साल में उसका $100 बढ़ के $160 हो गया है। मतलब क्या है, जो ट्रेलिंग रिटर्न है अमेरिका का, वो हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा है। आप खुद भी म्यूचुअल फंड का काम करते हैं, आप देखते होंगे कि सबसे ज्यादा स्कीम कौन सी बिकती है जिसका 1 साल का रिटर्न सबसे ज्यादा हो, इसको रीसेंसी बायस कहते हैं। तो यहाँ तीन चीजें हो रही हैं। वहां के स्टॉक मार्केट का रिटर्न हिंदुस्तान से पिछले 1 डेढ़ साल में ज्यादा रहा है, वहां पर बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज्यादा हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है। इन तीन कारणों की वजह से अमेरिकन नागरिक पे दबाव पड़ता है और वो दुनिया में कहीं नहीं रह के अमेरिका रहना चाहता है। ये दशा है दोस्तों। निवेश में कभी दशा काम नहीं आती है, दिशा काम आती है। एक बात कहूंगा, इस पर थोड़ा चिंतन कीजिएगा। आप ये चिंता कर रहे हैं कि एफआईआई जा रहा है, मैं ये चिंता कर रहा हूं जब वो आएगा तो क्या हिंदुस्तान का बाजार मेरे हाथ में आएगा। दोस्तों, तीन चीजें आपको कहता हूं। पहली, अमेरिका में बॉन्ड यील्ड जैसे ही नीचे आना शुरू होगी। दूसरी, डॉलर वापिस 109 से 106, 105, 104 की तरफ आएगा, और ये आएगा, आज नहीं कल आएगा, जैसे ये 109 से नीचे आना शुरू होगा। और तीसरा, जैसे ही वहां पर ट्रम्प की खबर आएगी कि मैंने कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दिया है, इस खबर के बाद वहां का बाजार, जो इक्विटी बाजार बढ़ रहा है, वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो हिस्टोरिकल हाई पी वैल्यूएशन पे है। जिस दिन ये तीनों खबरें आनी शुरू हो गई, एफआईआई वापस आपके पास आना शुरू होगा और फिर ये बाजार आपके हाथ में नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार इकट्ठा घटेगी। हिंदुस्तानी भी बाजार को खरीदना चाहता है, विदेशी भी बाजार को खरीदना चाहता है। आप विदेशी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे दोस्तों, आपको उसके पहले ही खरीदना है। तो बाजार ने आपको एक मौका दिया है, मुझे उम्मीद है कि आप आप कहेंगे अगर अमेरिका में इतनी चिंता की बात है तो इक्विटी बाजार इतना खुश क्यों है। इक्विटी बाजार इसलिए खुश होता है दोस्तों कि इक्विटी बाजार अर्निंग्स का स्लेव होता है, और ट्रंप ने ये वादा किया है कि मैं कॉर्पोरेट टैक्स रेट 6% से और कम कर दूंगा। और बाजार को यकीन है वो ऐसा करेंगे, क्योंकि पिछली बार जब वो 2016 में आए थे, वहां का कॉर्पोरेट टैक्स रेट 35% था, जिसको कि उन्होंने गिरा के 21% कर दिया। अब वो 21% से गिरा के इसको 6% कम करके 15% कर रहे हैं। आप सवाल पूछेंगे कि ट्रंप व्यापारी का टैक्स इतना कम क्यों कर रहा है, क्योंकि ट्रंप अमेरिका फर्स्ट के नारे से आता है, और वो ये चाहता है कि अमेरिका का व्यापारी विदेश में व्यापार न करके अमेरिका में व्यापार करे। और इस लालच के लिए कि अगर आप यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे, आप यहाँ पर रोजगार पैदा करेंगे, आप यहाँ पर निर्माण करेंगे, आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो मेरे देश के लोगों को नौकरी मिलेगी, ना कि चाइनीज लोगों को नौकरी मिलेगी। और इस चक्कर में वो कॉर्पोरेट टैक्स को कम करना चाहते हैं। तो ये बाहर की स्थिति है जिसने हिंदुस्तान के बाजार को प्रभावित किया है। मैंने हिंदुस्तान की स्थिति बताई जिसने हिंदुस्तान के बाजार को प्रभावित किया है। ये दोनों ही कारण साइक्लिकल है, इसमें एक भी कारण स्ट्रक्चरल नहीं है। 2 नहीं तो 3 महीने, 3 महीने तो 6 महीने में स्थितियां बदल जाएंगी, और जब बदल जाएंगी आप पुनः उस बाजार को देखेंगे जिस बाजार को आप देखना चाहते हैं। अपनी बात खत्म करूं उसके पहले आपसे एक बात और कहना चाहता हूं। लगातार बाजार का बढ़ना बाजार को दोस्तों कमजोर करता है, वो बाजार को सहारा नहीं देता है। हमारे इन्वेस्टर को ये बात समझना बहुत जरूरी है। और एक एडवाइजर के नाते मैं आपसे एक घटना सुनाना चाहता हूं। मैं हमेशा सुनाता हूं, हो सकता है आपने पहले पहले भी किसी ने सुना हो, लेकिन दोबारा आपसे कहता हूं। दोस्तों, मेरी शादी हुई। शादी होने के 7 दिनों के अंदर मैं 2 फॉर्म लेके आया, और अपनी पत्नी से मैंने दोनों फॉर्म भरवाए। वो दोनों फॉर्म क्या थे? टर्म इंश्योरेंस और एसआईपी का फॉर्म। पत्नी पूछती है आप एसआईपी क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा एसआईपी इसलिए कर रहा हूं कि धीरे धीरे हम संपत्ति का निर्माण करेंगे, इससे हमारी जरूरतें इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। पत्नी पूछती है आप टर्म इंश्योरेंस क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा टर्म इंश्योरेंस इसलिए कर रहा हूं कि अचानक बीमारी से अगर मैं मर जाता हूं, दुर्घटना से अगर मैं मर जाता हूं, तो तुम्हारा क्या होगा? इससे तुम्हें इतनी धनराशि मिलेगी कि तुम्हारी जरूरतें पूरी हो जाएंगी। अब वापस मैंने अपने को पत्नी को पूछा कि बताइए मैं टर्म इंश्योरेंस क्यों कर रहा हूँ, एसआईपी क्यों कर रहा हूँ? तो पत्नी ने कहा कि अभी भी मुझे पूरा समझ में नहीं आया है, आप ही बताइए। तो मैंने कहा देखिए, मैं टर्म इंश्योरेंस इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं बीमारी या दुर्घटना की वजह से अचानक मर जाता हूँ तो, और मैं एसआईपी इसलिए कर रहा हूँ कि अगर मैं नहीं मरता हूँ तो। दोनों ही स्थिति में मुझे पैसे की जरूरत है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? क्या मैं जानता हूं मैं कब मरूंगा? मैं जानता हूं कि मैं कभी भी मर सकता हूं। मैं ये भी जानता हूं कि मरने को मैं 30 साल नहीं मर सकता हूं। तो 30 साल न मरूं तब भी मुझे पैसा चाहिए। कल अगर 3 महीने के अंदर मर जाऊं तब भी मेरे परिवार को पैसा चाहिए। दोनों स्थितियों के लिए मैं अपने आप को तैयार करता हूं।
हम सभी जानते हैं कि बाजार बढ़ता है, हम सभी जानते हैं कि बाजार गिरता है। दोस्तों, अच्छा निवेशक वो होता है जो बाजार गिर जाए तब भी तैयार रहता है, बाजार बढ़ता रहे तब भी तैयार रहता है। जो दोनों स्थिति के लिए अपने को तैयार रखता है ना, फिर वो चिंतित नहीं होता है, फिर उसके अंदर बाजार का डर नहीं होता है। और जब आप में भय नहीं होता है ना, तब तनाव नहीं होता है, और जब तनाव नहीं होता है ना, तो सही निर्णय लेने की आप स्थिति में होते हैं दोस्तों। ये जो बात है, एक एडवाइज़र और एक क्लाइंट के बीच में हमेशा होनी चाहिए। लेकिन क्लाइंट आपका बेईमान है दोस्तों, आपकी कही हुई बात भूल जाएगा। तो मैं आपसे गुज़ारिश करूँगा कि ये जो बात जब भी होती है ना, उसको रिकॉर्ड कीजिए। रिकॉर्ड मतलब लिखिबद्ध कीजिए और कहिए कि देखिए, आज इस तारीख पे हमने ये बात की है, और जब बाज़ार गिर जाए तो उसको दिखाइए, देखिए हमने तो पहले ही बात की थी कि बाज़ार कभी भी गिर सकता है, और हमारा पोर्टफ़ोलियो ऐसा है कि इस गिरे हुए बाज़ार का सामना वो कर सकता है। तो अपनी बात समेट रहा हूँ, समेटने से पहले मैं आपको सिर्फ़ एक बात कहता हूँ, 1 और 7 तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है, 20 जनवरी भी थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन 20 जनवरी को तय नहीं होगा कुछ भी, उसके 1-2 महीने में पता लगेगा कि ट्रम्प साहब जो कहते हैं वो करते हैं या नहीं करते हैं। ट्रम्प का चीन के साथ अगर कोई भी संबंध बिगड़ता है, इसमें हिंदुस्तान का कोई नुकसान नहीं है। शॉर्ट टर्म में बाजार को घाटा हो सकता है, क्योंकि ट्रेडर्स इस खबर को अच्छा नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे लिए किसी भी तरह से बुरी खबर नहीं होगी। 1 तारीख को बजट में सरकार के अपने आप को ज़्यादा व्यवस्थित करती है, और मॉनेटरी पॉलिसी 7 तारीख को क्या इस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी बनती है जो लोगों के हाथ में पैसा दे रही है, पैसे की कीमत को कम कर रही है, लिक्विडिटी को बढ़ा रही है। अगर आरबीआई काम करती है, तो फिर आप फरवरी खत्म होते-होते बाजार में अच्छी खासी रौनक दोबारा देखना शुरू करेंगे। और जैसे ही डॉलर वापस ठीक होने लगता है, जैसे ही अमेरिका का बॉन्ड यील्ड्स वापस ठीक होने लगती है, और एक बार घोषणा होने के बाद कि वहाँ कॉर्पोरेट टैक्स खत्म हो गया है, फिर उसके बाद में वहाँ के इक्विटी बाजार भी थमने लगेगा, और विदेशी भी पुनः हमारे पास में आने लगेगा।